नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। यहां सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार 7वीं बार धुआंधार रैलियां करने जा रही है। प्रधानमंत्री तो बाकायदा 7 से 8 दिन तक गुजरात में बिताने वाले हैं। बीजेपी की पारंपरिक विरोधी पार्टी कांग्रेस तो चुनौती दे ही रही है, लेकिन इस बार ज्यादा हल्ला नई दावेदार आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में बड़ी सेंध लगाने की कोशिश में हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 8 दिसंबर को गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात की तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर गुजरात को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और दिल्ली, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, वहां से ज़्यादा इन दोनों गुजरात में दिख रहे हैं। ये वलसाड में उनकी आज की रैली की तस्वीरें हैं। गुजरात में आपने अपना नेता इसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, जो खंभालिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने राज्य की 182 सीटों में से 176 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नयापन, उसके लोक लुभावने वायदे जनता को एक नया विकल्प दिखा रहे हैं, लेकिन क्या जनता इस विकल्प पर मुहर भी लगाएगी या सिर्फ इनकी चर्चा ही रह जाएगी, ये 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो आज आम आदमी पार्टी को एक झटका लगा जब सूरतपुर के सीट से उनके उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मंगलवार को नामांकन के बाद वो लापता हो गए थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हुए अपहरण का अंदेशा जताया। आज वो कुछ लोगों और पुलिस से घिरे चुनाव अधिकारी के दफ्तर पर गए और अपना पर्चा वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने जोर जबरदस्ती कर उनसे नाम वापस कराया है। आपके नेता मनीष सिसोदिया ने इस सिलसिले में चुनाव आयोग जाकर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कंचन जरीवाला का कहना है कि उन्होंने लोगों की राय जानने के बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यह फैसला लिया है। मैंने प्रचार कार्य शुरू करी હતું। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने कहा कि मैं देश विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का उम्मीदवार क्यों बना। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, बिना किसी दबाव के पर्चा वापस ले लिया। मैं देश विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का साथ नहीं दे सकता। ये भी सवाल है कि अगर कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी किडनैप कराएगी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की पूरी संस्था को खत्म करना चाहती है कि जो भी हमारे सामने लड़ेगा और जिसमें भी जीतने की क्षमता होगी, हम उसको कैंडिडेट को एब्डक्ट, उसको किडनैप कर लेंगे। तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए। उधर बीते 27 साल में से 25.5 साल राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी आपकी चुनौती को गंभीरता से अब लेती हुई दिख रही है। बीजेपी ने मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को ही जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी जानती है कि चुनाव उसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को ही सामने रखकर लड़ना है। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपना पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र घाटलोडिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बड़ा रोड शो निकाला और बाद में एक चुनावी रैली भी की। बीजेपी राज्य की 182 सीटों में से 169 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। आने वाले दिनों में बीजेपी गुजरात में अपने स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैलियां करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी होंगे। पहले दौर में प्रधानमंत्री शनिवार से गुजरात में लगातार 3 दिन के अंदर 8 रैलियां करने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र के गुजरात के तमाम मंत्री गुजरात के प्रचार में उतरेंगे। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अपने टिकट कटने से कई बीजेपी नेता बागी हो चुके हैं और मैदान में हैं। इनमें से कुछ को ही बीजेपी मना पाई है। पूरे देश की तरह महंगाई और बेरोजगारी गुजरात में भी बड़ा मुद्दा है। जनता गाहे भगाए अपनी परेशानी जता रही है। कई मानव विकास सूचकांकों में भी गुजरात की स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले कमजोर हुई है। बिल्किस बानो समूह रेप के इस मामले में उम्र कैद के दोषियों को समय से पहले जेल से छोड़ दिए जाने का मुद्दा भी बना हुआ है। उनके आदर सत्कार की तस्वीरें और परेशान करने वाली हैं। ऊपर से गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को केबल ब्रिज टूटने से हुआ हादसा भी लोगों के दिमाग में ताज़ा है। इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी और इसे लेकर जनता में गुस्सा है।
इस पुल के टेंडर को लेकर बुधवार को राज्य सरकार को गुजरात हाई कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है, लेकिन बीजेपी को फिर भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर उसकी नैया इस बार भी पार लग जाएगी। तो 1995 में बीजेपी राज्य में पहली बार सत्ता में आए, जब पहले केशुभाई पटेल और फिर सुरेश मेहता राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर सितंबर 1996 में बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला की बगावत के बाद राज्य में 27 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया था। अक्टूबर 1996 में शंकर सिंह वाघेला की पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई। अक्टूबर 1997 में उनकी ही पार्टी के दिलीप भाई पारेख मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर मार्च 1998 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी जो जीती तो लगातार जीतती चली आ रही है। गोधरा में ट्रेन जलाए जाने और फिर हुए गुजरात दंगों के बाद 2002 में जो चुनाव हुए, उससे बीजेपी ने अभी तक सबसे शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने राज्य की तब 82 में से 127 सीटें जीती, जो राज्य में उसका तब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इसके बाद जीत दर्ज करती चली आई। हालांकि 2002 के बाद से हर चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई और 2017 के चुनाव में 99 रह गई, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत अधिकतम 49.8% और न्यूनतम 47.85% रहा। पाटीदार आंदोलन के बीच 2017 के चुनाव में बीजेपी की सीटें सबसे कम यानी 99 रह गई थी, लेकिन वोट प्रतिशत 49.05% रहा। एक खास बात यह है कि उस पाटीदार आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस से होते हुए अब बीजेपी में आ गए हैं और अब बीरबम गांव सीट से चुनाव बीजेपी का उम्मीदवार है। उधर आजादी के बाद से गुजरात पर सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस अब सत्ता के संघर्ष में काफी पिछड़ती नजर आ रही है। 95 में सबसे कम 45 सीटों पर सिमटी कांग्रेस 2017 के पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक, आपको बता दें, विधानसभा 77 सीटें जीती थी। बीते 27 साल में कांग्रेस का वोट प्रतिशत सबसे अधिक पिछले विधानसभा चुनाव में 41.44% रहा। तो विधानसभा के आंकड़े हैं, तो कांग्रेस जो अपने प्रदर्शन में हर विधानसभा चुनाव के साथ आंशिक सुधार की ओर बढ़ रही है, वो इस बार कुछ भटकी हुई क्या नजर आ रही है। एक तो आम आदमी पार्टी ने नई चुनौती खड़ी कर दी है, उसके वोट काटने की तैयारी कर ली है। दूसरा, कांग्रेस के स्टार प्रचारक अभी तक ठीक से जमीन पर नजर नहीं आ रहे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस चुपचाप प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहने की वजह से अभी तक गुजरात का रुख नहीं कर पाए, लेकिन कहा जा रहा है 22 नवंबर से भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर गुजरात के चुनाव प्रचार में वो आएंगे। कांग्रेस भी अपने कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की चुनौती का सामना कर रही है। गुजरात की 182 में से 129 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाने और 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ चुनावों के नतीजे आएंगे। तो बीजेपी को गुजरात में कौन देने जा रहा है टक्कर, और ये तमाम कई सवाल हमारे सामने हैं। खास मेहमान आपको बता दें, संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी। पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर हमारे साथ आलोक शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस, अनिल शुक्ला रहेंगे, अनिल शुक्ला वारसी, नेता बीजेपी, अजय उम्मत, एडिटर इन चीफ, नव गुजरात समय। लेकिन पहले आप सभी का स्वागत। पहले मैं संजय सिंह से बात कर लूं। संजय जी, धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो आज बड़ा झटका लगा है आप लोगों को, जिस तरह से आपके एक जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तो नामांकन वापस ले लिया। नहीं, मैं इसको झटका नहीं मानता, मैं इसको बीजेपी की बौखलाहट मानता हूं नीति जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे कभी कभी बच्चे जब चुनाव हारने लगते हैं, खेल हारने लगते हैं, तो कोई क्रिकेट का बल्ला लेके भागता है, कोई विकेट लेके भागता है, कोई फील्ड पे झगड़ा करने लगता है। बीजेपी कमोबेश उसी हालत में पहुंच चुकी है जहां पर अब वो कैंडिडेट्स की किडनैपिंग कर रही है, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन वापस करा रही है। और मैं समझता हूं कि ये बीजेपी की कार्य संस्कृति है। उन्होंने महाराष्ट्र में यही काम किया, विधायकों की किडनैपिंग का। उन्होंने मध्य प्रदेश में यही काम किया, कर्नाटक में यही किया, अरुणाचल में यही किया, उत्तराखंड में यही किया। उन्होंने पूरे देश के अंदर 9 राज्यों की सरकारें विधायकों को तोड़ फोड़ करके, किडनैपिंग करके, खरीद फरोख्त करके, खोखा खोखा करके बनाई। वही काम ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है और भारत के निर्वाचन आयोग को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। सूरत ईस्ट का हमारा कैंडिडेट कंचन जरीवाला, जो धूमधाम से 2 दिन पहले पर्चा दाखिल करता है, उसको दबाव में लेके पुलिस बल के साथ
उसका नॉमिनेशन वापस कराया जा रहा है, ये तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं बचा। फिर ये चुनाव का माहौल उड़ाया जा रहा है। ठीक है संजय जी, लेकिन खुद उनका बयान अब आ गया है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ऐसा कर रहा हूं, मैं देशद्रोह पार्टी के साथ, जो राज्य की विरोध पार्टी के साथ में चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये बदलाव कैसे आ गया उनके अंदर? निधि जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी अंतरात्मा की आवाज पे ही चुनाव नहीं लड़ रहे। इनके 38 लोगों के टिकट काट दिए गए, किसी ने एक शब्द बोला? आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर दबाव बनाना तो आसान है। जब वो अपने पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करेंगे, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये काम बहुत आसानी से वो कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा कि आज किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल वाले, उनके पुलिस के लोग उनके घर पे पहुंचते हैं और उसके बाद उनको आरओ दफ्तर में लाया जाता है, वहां धक्का मुक्की के साथ उनको अंदर करते हुए और उसके बाद उनका नॉमिनेशन वापस करा दिया जाता है। क्या ये वीडियोस भारत के निर्वाचन आयोग को नहीं दिख रहा है? क्या ये गुजरात के प्रशासन तंत्र को नहीं दिख रहा है? क्या ये मीडिया को नहीं दिख रहा है? मैं समझता हूं कि ये एक उसी बात की पुनरावृत्ति है जो उत्तर प्रदेश में हुआ। एमएलसी के चुनाव में पर्चे फाड़ दिए गए, प्रमुख के चुनाव में पर्चे फाड़ दिए गए, सरपंच के, बीडीसी के पर्चे फाड़ दिए गए। नीति जी, यही काम ये यहाँ कर रहे हैं। आप लोगों की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से इतना डर सता रहा है इनको कि ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे। चुनाव के पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी अब? देखिए, हम बहुत साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि इस बार गुजरात की जनता गारंटी मैन के तौर पे अरविंद केजरीवाल को देख रही है। 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी के नाम पे वोट दे रही है, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के नाम पर वोट दे रही है, गुजरात में महंगाई कम करने के नाम पे और किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने के नाम पर वोट कर रही है, नौजवानों को रोजगार मिलेगा इसके नाम पर वोट कर रही है और किन बातों के खिलाफ वोट कर रही है उसका मोरबी सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां 150 लोगों की जान चली गई। निधि जी, 50 बच्चे मासूम उसमें मर गए, 2 करोड़ का ठेका 12 लाख रुपए मरम्मत में लगा, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया और उसमें 150 लोगों की जान चली गई, फिर भी उस कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई। हमें नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात में 22 बार बच्चों के, नौजवानों के पेपर लीक होने की घटना हुई है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 6000 सरकारी स्कूल यहां पे बंद हुए हैं। कुपोषण के मामले में गुजरात लगातार आगे बढ़ रहा है, महंगाई चरम पर पहुंच रही है और ये घटनाएं लोगों के दिमाग में है कि 75 लोगों की जान जहरीली शराब पी के उस राज्य में चली गई जहां पे शराब बंदी है। ये मुद्दे हैं गुजरात। ठीक है संजय जी, क्योंकि आप पैनल में नहीं हैं, आपके साथ 1 to 1 हम बात कर रहे हैं। एक सवाल बिल्किस बानो का भी है, जिस तरह से उसके लोग रिहा हुए, लोग ये कह रहे हैं गुजरात के कि आम आदमी पार्टी इस पे नहीं बोल रही है। क्या ये मुद्दा है? देश के अंदर किसी भी महिला के साथ बलात्कार की घटना हो, उसको न्याय मिलना ही चाहिए, ये हमारा मत है बहुत स्पष्ट तौर पे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिल्किस बानो का मामला देख रहा है और मुझे उम्मीद है कि वहां से उनको न्याय मिलेगा। बिल्कुल संजय सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी के हमारे समक्ष रखने के लिए। अब मेरे साथ आलोक शर्मा कांग्रेस के, अनिल शुक्लवारसी नेता बीजेपी के, अजय उम्मत पत्रकार हमारे साथ हैं। तो अनिल शुक्लवारसी, मैं आपसे, बीजेपी पर आज तमाम आरोप लगे हैं, जिस तरह से आज नामांकन वापस लिया गया, कंचन जरीवाला वाला, आपने देखा आम आदमी पार्टी सीधे बीजेपी पर दबाव बनाने का, अपहरण तक का आरोप लगा रही है। देखिए, ये तो संजय सिंह जी का जो बयान मैं सुन रहा था, ये तो पहले से ही उन्होंने अपनी हार मान ली और वो ये समझ रहे हैं कि गुजरात में उनका कुछ है नहीं, क्योंकि जमीनी स्तर पे उनके पास न तो कोई कार्यकर्ता है, न वोट निकालने वाला है, न वोट डलवाने वाला है। इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो आज अंतरात्मा की आवाज संजय जरीवाला जी की आई, वही आत्मा की आवाज पूरे गुजरात के लोगों की, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि ऐसा एक करिश्माई व्यक्ति जो उसने गुजरात में जिसको दिया है, जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में आज भारत की शान ऊंची कर रहा है, आज भारत को विकास के पथ पर तेजी से ले जा रहा है, तो ऐसा तो ये गर्व की बात है गुजरातियों के लिए कि उन्होंने माननीय मोदी जी को
इस देश नहीं, के ठीक लिए है, समर्पित किया है। वो हम समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ एक नाम है, हम समझ सकते हैं, आप उनका जिक्र करें, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, जो अनिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि कल नामांकन कोई भरता है, गाजे बाजे के साथ भरता है और फिर वो गायब हो जाते हैं व्यक्ति, फिर आ जाके अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। हम तो देखते हैं टिकटों के लिए कितनी भरमार लड़ाई होती है, तो ये क्यों हुआ? उनका अंतर्मन एक दिन में कैसे बदला? क्या आप लोग समझा पाएंगे? अब ये देखिए, ये तो किसी के अंदर कोई भी बात किसी भी क्षण जागृत हो सकती है, और उनके अंदर जागृत हुई तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक रह गई बात चुनाव को लेकर के, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 26 साल से गुजरात में सरकार में काम कर रहे हैं। हमने गुजरात को विकास के पथ पे ले गए, ठीक है। और आज मैं गारंटी, एक मिनट, बस आधा मिनट और लेंगे। आज मैं गारंटी से आपसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में मैं बड़ी तादाद से हम लोग जीतेंगे, ठीक है। इसके आगे भी जीतेंगे, ठीक है। और इसके बाद बंगाल का सीपीएम का 35 साल का जो रिकॉर्ड है वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। ठीक है, अब मैं आलोक के पास आऊंगी। आलोक जी, आज जो ये मामला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का आया, कांग्रेस पार्टी भी उसका सपोर्ट कर रही थी, आम आदमी पार्टी की इनका कि भाई नहीं, उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके कल पर्चे पर भी सवाल उठाए गए थे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से आज मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसा दिखाया जैसे कांग्रेस दोनों फाइट में नहीं है और आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन दर्ज, आपको एक कैंडिडेट नहीं मिला जिसका कोई नॉमिनेशन आप दिखा सकते, आप विवाद को दिखा रहे हैं। एनडीटीवी है, कुछ नहीं। मैं अब अपनी बात करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी गोवा में सरकार बना रही है, क्या हुआ इनका जो आलोक जी, मैं आपको थोड़ा सा कह दूं कि जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है, 2017 में जो नतीजे थे वो हमने सामने रखे, तो ये मत सोचिएगा कि हमने सामने नहीं रखे वो। मैं आपको बता दूं, बस ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन एक तरह से। मेरी बड़ी बहन की तरह हैं जी, आप शांति से प्रोमो को देखिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी तमाम चैनल्स को खरीद लेती है। कहीं आम आदमी पार्टी ने भी कुछ एनडीटीवी के साथ तो नहीं किया। बहुत आरोप लग रहे हैं गुजरात। अब आप पहले से जरीवाला जी पे बताइए, जरीवाला जी पे बताइए जी। एक मिनट, मैं आप मुद्दे पर जी। उत्तराखंड में भी सरकार, उत्तराखंड में इनके सेमी कैंडिडेट तो बहुत नौटंकी ड्रामा हुआ उत्तराखंड में, और वो आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कर्नल कोटियाल। गोवा में भी सरकार बन रही थी, सीएम कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, और हरियाणा से नंबर 1 हिंदुस्तान शुरू हुआ हिसार से अभी कुछ पहले, और 2.5% वोट आया। हिमाचल में भी पिछले साल जब मंडी में रैली हुई तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी, और आज वहां से बैकआउट करके अपने पद पे गई। गुजरात में हालत ये है ना कि जो नौटंकी ड्रामा है ना, इससे वोट नहीं मिलेंगे। आज खाता भी नहीं खुलेगा। मैं एनडीटीवी पर आलोक शर्मा कह के जा रहा हूं, अदरवाइज निधि कुलपति जी के शो पर मैं आके माफी मांगूंगा। इनका सीएम कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहेगा, जमानत नहीं बचेगी। आप ये बताइए कि जो व्यक्ति सरदार पटेल और महात्मा गांधी की फोटो अपने कार्यालय से हटा दे, उसको नैतिक अधिकार है गुजरात की भूमि पर आकर वोट मांगने का? और वो समझता है कि मैं सरकार बना रहा हूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मैं बापू की फोटो नहीं लगाऊंगा और सरदार पटेल की फोटो मैं अपने कार्यालय में नहीं लगाऊंगा। दिल्ली का दारू का पैसा और पंजाब का ड्रग्स का पैसा गुजरात की जनता स्वीकार करेगी? मुझे नहीं लगता 1% भी करेगी। ठीक है, मीडिया 600 करोड़ रुपए मीडिया को देगा तो मीडिया चलाएगा उसको कि उसकी सरकार बन रही है, लेकिन वहां पंजाब में 1 महीने के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर अपनी लोकसभा की उस सीट को नहीं बचा पाए। लेकिन ठीक है, मीडिया को जब 600 करोड़ रुपए मिलेंगे तो पूरा मीडिया ताकत लगाएगा। अब मुद्दे की बात हम करते हैं। आलोक जी, आम आदमी पार्टी की तमाम खामियां हैं, उनसे भी हमने पूछा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, लेकिन जो कांग्रेस है, अब आप देखिए, आप है ना, गहलोत जी 1.5 महीने से हैं। अच्छा, एनडीटीवी को एक फोटो नहीं मिला कि अशोक गहलोत जी का फोटो लगा दें। मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ तो हमारे सांसद और तमाम बड़े बड़े लीडर से एक फोटो नहीं मिला एनडीटीवी को। छोड़ दीजिए इस बात को, मैं इसमें गहराई से नहीं जाना चाहता हूँ। अब मुद्दे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्या बात कर रहे हैं? कौन कहाँ पे तमाम चीजें हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ये आरोप मत लगाइए। और मैं इसको इसलिए भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी मैम, आप मुझे एक सीट बता दीजिए। हाँ, आप इतने सीनियर हैं कि आम आदमी पार्टी ये सीट 100% जीत रही है। एनडीटीवी सरकार बनवा रहा है ना, हम कैसे बता देंगे भाई? जनता तय करेगी, हम कैसे बता दें? वही कह रहा हूँ मैम, आपका प्रोमो था
उसमें कौन था सा कांग्रेस प्रोमो? पिछड़ती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी ही मेन टक्कर दे रही है। ऐसा मत दिखाइए भाई आप। ऐसा कोई नहीं दिखा ये रहा है। लोकतंत्र के साथ कहीं ना कहीं आपको तो धोखा है। आलोक जी, सुनिए आपको तो समय इसमें यूटिलाइज करना चाहिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो प्रचार है चुपचाप चल रहा है। आपको तो समय का ये प्रयोग करना चाहिए कि राहुल गांधी अब 20 तारीख को आने वाले हैं। आपको तो ये प्रयोग करना चाहिए कि लगातार किस तरह से आप लोगों का धीरे धीरे वोट प्रतिशत, आप मीडिया पर आ रहे हैं। एनीवेज ठीक है, आप पानी पीजिए। अब मैं मुद्दे की बात कर नहीं, रहा हूं। अजय उम्मद जी को ले लेती हूँ। अजय उम्मद जी, अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा। बताइए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जिस राज्य में कच्ची शराब पी के सैकड़ों लोग मर जाएं, जिस राज्य में मोरबी जैसा कांड हो जाए जिसमें सैकड़ों लोग मरे और एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, और जिस तरह से आज मोरबी के ऊपर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, आज ये बता दीजिए एनडीटीवी के पास या किसी भी मीडिया के पास क्या मोरबी की जो एसआईटी बनी है उसका ऑर्डर है कि अनिल भाई जो बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं एफआईआर की कॉपी में वो हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए आलोक जी, अगेन यू डूइंग दैट। आलोक जी, एनडीटीवी पे कार्यक्रम हुए हैं, हमारे लगातार लोग वहां पे जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। आप पूछिए ना, अरे बीजेपी के यहाँ पे बैठे आप उनसे पूछिए, आप मीडिया से पूछिए। किसी के पास भी एसआईटी की कॉपी नहीं है। वो एसआईटी डीएम ने बनाई, सीएम ने बनाई, पीएम ने बनाई, हनुमान जी ने बनाई, किसने बनाई वो एसआईटी? आलोक जी, मैं जोर से नहीं बोल सकती, मेरा गला खराब हो जाता है। मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की मीडिया के पास नहीं है। तो नहीं होगी, जो सामने आएंगे वो लेंगे। अजय उम्मद, बड़ा सवाल है। अजय उम्मद, आप जरा जवाब दे दीजिए इन्हें, आप जरा जवाब दे ही दीजिए इन्हें, जो ये बार बार ऐसी सवाल कर रहे हैं। तमाम लोग, कोशिश रहती है लोगों की जो परिस्थितियां सामने रखे, सब पत्रकारिता अपने तरीके से करते हैं जी। एग्जैक्टली आज तो नेशनल प्रेस डे है निधि कुलपति, और एनडीटीवी के सामने ये एलिगेशन रखना तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी लगती है। मतलब बिल्कुल, और वो भी आज के दिन बिल्कुल बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। आलोक जी, मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको मैं खुश खबर दूं और मैं बहुत ऑब्जेक्टिव ग्राउंड पे बता रहा हूं। निधि, मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ आज की तारीख में चुनाव हो जाता और अगर ये कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ता तो कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पोजीशन पे होती, बीजेपी नंबर 2 पे होती और आम आदमी नंबर 3 पे होती। द रीजन इज कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी सूरत ईस्ट की है। यहाँ कांग्रेस से असलम साइकिल वाला लड़ रहे हैं, जहां मुस्लिम वोट्स 95,000 है और बाकी वोट जो बटे हुए हैं, एंड यू विल सरप्राइज कि यहाँ पर काफी मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा रखा गया है। और मैं और आप जानती है निधि कि कौन कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर्ड खड़ा करता है। तो अगर यहाँ चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो डेफिनेटली ये सीट कांग्रेस की ऐसी थी जो कांग्रेस जीत सकती थी। अब सो व्हाट एंड व्हाट नेक्स्ट, हम जर्नलिज्म में हमेशा ये सवाल पूछते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा वापस खींचा जाता है तो कौन आएगा? उसका डमी। उसका डमी कौन है? तो सलीम मल्तानी है। अगर सलीम मल्तानी आता है तो मुस्लिम वोट्स जो है वो डिवाइड होंगे। अगर मुस्लिम वोट्स डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली सामने जो हिंदू वोट बैंक जो है, जो करीब 1,03,000 के आसपास है, वो हिंदू वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा और बीजेपी कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत जाएगा। आप सिर्फ इस सीट की बात छोड़ दो, इसके बगल वाली सीट जो है ना, वहां पर 46 मुस्लिम कैंडिडेट है। क्यों 46 मुस्लिम कैंडिडेट है? इसलिए ताकि मुस्लिम वोट को डिवाइड करने की एक स्ट्रेटेजी है। और किसी को, हर एक को, मैं और आप जानते हैं निधि, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड की ये मुस्लिम कैंडिडेट्स क्यों करा जाते हैं। इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी को और ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम जो है उनके साथ नहीं जा रहे हैं। जो सवाल आपने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को कहा कि भाई आप तीस्ता सीतलवाड़ के इश्यू पे क्यों नहीं बोल रहे हो, आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, आप निजामुद्दीन के बारे में, शाहीन बाग के बारे में, तो गुजरात का मुस्लिम ये सवाल कर रहा है और मुस्लिम वोट बैंक अभी कांग्रेस के पास जा रही है। तो इश्यू ये आ रहा है कि अगर पोलराइजेशन करना है तो कैसे करना है। तो वो कैंडिडेट का पर्चा अगर वो विड्रॉ करता है तो सलीम आएगा तो मुस्लिम वोट बटेंगे तो एडवांटेज बीजेपी होगा। जी उमर जी, एक जो और परेशानी जो मुझे कर रही थी, जो दृश्य सामने आ रहे थे, किसी भी पार्टी के वो उम्मीदवार थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के होते, बीजेपी के होते, कांग्रेस के होते, लेकिन जिस तरह से लाए गए और जिस तरह से उन्होंने वापस लिया, वो अपने आप में कि क्या ऐसा पहली बार हुआ? क्योंकि पर्चा फाड़ने और तमाम चीजें लोग कहते हैं कि भाई ये तो होती रहती हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिए अगर उम्मीदवार पर इस तरह से दबाव बनाया जाए, ये अपने आप में चिंता की बात है।
ये बिल्कुल गलत है निधि जी, और ये भाजपा के कैंडिडेट के साथ हुआ होता है या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, मैं और आप एज पत्रकार यही स्टैंड लेते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं और आप टेररिस्ट से तो लड़ सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के एलिगेशन से कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल। तो ये अपनी जगह करते रहेंगे। बिल्कुल। इश्यू ये है कि मोरबी एसआईटी की भी बात में मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है और आज मोरबी के चीफ ऑफिसर को और उनको बुला के बहुत डांट लगी है, और कल भी उन्होंने गुजरात सरकार को भी काफी हड़काया है, एंड दैट इज द रीजन कि एसआईटी जो है वो नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, आलोक जी की बात सही है कि क्यों एसआईटी नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि हाईकोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया, और जिस दिन ये घटना हुई थी उसके दूसरे दिन ही ये संज्ञान लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में छुट्टी थी 7 नवंबर तक, इसलिए जैसे ही हाईकोर्ट खुली वो आई और चीफ जस्टिस ने खुद ही इसके ऊपर संज्ञान लिया है। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने एसआईटी नहीं बनाई, क्योंकि जो मामले को हाईकोर्ट सुनती है फिर उसमें एसआईटी नहीं बनाई जाती है, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है। देयर आर 4 PILs। तो मैं क्रिटिसाइज करता हूं मोरबी में जुआ, और मैं ये भी कहता हूं कि मोरबी के मालिक के सामने क्यों केस नहीं हुआ, उसका नाम FIR में क्यों नहीं हुआ। वी एस जर्नलिस्ट वी आर फाइटिंग, और NDTV में तो मैं खुद 4 बार आया हूं, लगातार। लेकिन आलोक शर्मा, ये नहीं लगता कि जो कांग्रेस का फोकस है वो सही दिशा में नहीं है? आपको मोरबी पे सवाल उठाने चाहिए, जिस तरह से हूच ट्रेजेडी उस पे सवाल उठाने चाहिए, तमाम सूचकांकों में जिस तरह से गुजरात में गिरावट आ रही है उस पे सवाल उठाने चाहिए। फोकस जो दिशा है वो थोड़ी भटकी हुई है। निधि जी, हम पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं। मैं 1.5 महीने से यहाँ अहमदाबाद में बैठा हूँ और मैक्सिमम सीट्स पर मैंने खुद जाकर वहां पर फोकस किया है। कल 5 MIM के जो कैंडिडेट थे उनको भी हमने चैलेंज किया था स्क्रूटनी में। उन्होंने 2 प्रपोजर्स के साथ अपने नॉमिनेशन भरे थे, लेकिन यहाँ गुजरात बंधक है पूरी तरह से। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इलेक्शन कमीशन सब एक अंगूठे के नीचे काम करता है। एक व्यक्ति जो एक्स यहाँ पर ब्यूरोक्रेट है वो पूरे राज्य को चलाता है। यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आप यहाँ पर आज देखेंगे तो लोकतंत्र है ही नहीं। इसलिए हम कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि आज हमारी कई विधानसभाओं में इतनी बड़ी बड़ी रैली हुई हैं। अशोक गहलोत जी ने कम से कम 25 सभाएं की है। मेरा केवल ऑब्जेक्शन ये था कि NDTV को शायद एक आध मिल जाती तो अच्छा रहता, इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था मेरा। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी की SIT की जो बात अभी पत्रकार महोदय ने की, SIT बनी थी, लेकिन SIT का ऑर्डर नहीं निकला फॉर्मली। क्यों नहीं निकला? क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं थी SIT बने, और उसमें 3 IAS ऑफिसर, एक IPS और एक यहाँ के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, और यहाँ के गृह मंत्री ने उस SIT को बनाया था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन पूरे इनके एक अंगूठे के नीचे चलता है। आज हालत ये है कि जब हाईकोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद भी मोरबी के वहां से जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों को बुलाया तो कल नहीं आए वो। उनके वकील ने नोटिस तक रिसीव नहीं किया। इनकी हिम्मत देखिए भाजपा वालों की। ठीक है आलोक जी, रिसीव नहीं हुआ। अनिल जी, कौन मंत्री है? CM मंत्री हैं। अनिल जी, जो आप ये कह रहे थे पहले कि जो वाम दलों का 34 साल का रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे, लेकिन कई और चीजें बदल गई हैं। 2017 में अगर हम कुपोषण का मुद्दा उठाते थे, उसके बावजूद बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन आपका सीटें कम हुई, भले ही वोट प्रतिशत बना रहा, लेकिन इस बार कुछ और सूचकांकों में गुजरात फिसली है, नीचे गई। उस पे आप कैसे बचाव करेंगे? अब देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2004 के 5 के मुकाबले 2019 में गुजरात की रैंकिंग सारे राज्यों में गिरी है। 28 राज्यों में से 16 हो गई, 30 में 29 पे आ गई है। गुजरात generated the highest amount of hazardous waste and 4th highest plastic waste. Only 80% of industry comply to wastewater treatment. तो ये तमाम चीजें भले ही हम सामने रख रहे हों, लेकिन क्या ये जनता पे सामने टिकता है? क्योंकि आप लोग तो प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रख देते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जो चुनाव लड़ रही है वो डेवलपमेंट पे लड़ रही है, डेवलपमेंट के नाम पे लड़ रही है। कांग्रेस और जो ये हमारी आम पार्टी है, ये तो केवल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपसी चीजों को और एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करके, कोई इनके पास कोई आधार नहीं, कोई रोड मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक चार्जेस लगा करके ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उससे इनको कोई फायदा होना नहीं है। अगर आप देखें तो 2003 के बाद
गुजरात ने ट्रेमेंडस प्रोग्रेस की है और 26 जनवरी आप कह रहे प्रोग्रेस हुआ है। उम्मद जी, एक आधा मिनट और दे दीजिए। 26 जनवरी 2001 में जब भुज में जो है जिस तरीके से भूकंप आया था, इसके बाद किस तरीके से हमने प्रोग्रेस की है। आज जीएसटी में हम नंबर 3 पे हैं पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बाद। आज हम औद्योगिक प्रगति में तीसरे नंबर पे हैं। आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पे हैं। आज हम जो है मिल्क के प्रोडक्ट में देश में नंबर 1 आपने अपनी बात सामने रखी। उम्मद जी लास्ट वर्ड। अब आप जरा आंकलन करिए, गुजरात 2017 से अब तक कहां पहुंचा? देखिए इन्होंने तो नंबर 1 कहा है। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स आपने लिए, हमने देखा महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स लिए। जो 17 की बात आप जो 17 की आप बात कर रही थी, ठीक है 2 लाख करोड़ पर पहुंच गया। अच्छा ये भी तो बता दीजिए। उम्मद जी, निधि जी, जी 22 पेपर लीक हुए ये भी बता दीजिए। 28 आंदोलन चल रहे हैं ये भी बता दीजिए। उम्मद जी, आलोक जी मेरी बात सुनिए। देखो वो एयरबस वाला प्रोजेक्ट भी यहाँ आ गया, वेदांता फॉक्सकॉन वाला भी आ गया, पिछले 2 महीने में करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा भी आ गया। जीडीपी में गुजरात नंबर 1 है, जीएसटी में भी नंबर 1 है। लेकिन सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात अगर आप कीजिए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 18 से 20 नंबर पे है। अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी में देख लीजिए तो राजस्थान के चूरू और बिहार और हरियाणा से कॉम्पीट कर रहा है गुजरात। प्रीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, स्कूल का ड्रॉप आउट रेशियो, दीज आर इश्यूज। बट निधि अनफॉर्चुनेटली क्या है कि गुजरात जो है इट इज डिवाइडेड इनटू अर्बन गुजरात एंड रूरल गुजरात। अर्बन गुजरात में बीजेपी का स्ट्राइक रेट होता है 85%। इन लास्ट 2017 इलेक्शन आउट ऑफ 55 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत एंड राजकोट, बीजेपी गॉट 80 सीट्स. But in rest of the 127 seats, BJP got only 55, where Congress got 70 seats. मतलब रूरल में कांग्रेस अच्छा करती है जहां डेवलपमेंट नहीं है, जहां लोगों की कंप्लेन है, और अर्बन एरियाज में बीजेपी अच्छा कर रही है। तो गुजरात जो है इट इज डिवाइडेड स्टेट। एंड इफ यू स्टडी द जीनी कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ गुजरात एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिस्ट, इनइक्वालिटी जो है वो गुजरात में सबसे ज्यादा है। तो गुजरात का विकास जो है सर्वग्राही नहीं है, संतुलित नहीं है। बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, मैं आपको फिर एक बार बधाई दे देता हूं, लेकिन जब गुजरात के विकास की बात करते हैं तो विकास जो है वो संतुलित नहीं है, सर्वग्राही नहीं है, वो मैं जरूर कहूंगा। ठीक है उम्मद जी, अगर ये संतुलित नहीं तो क्या इसका चुनाव पे असर होगा? क्योंकि जब कोई वोट करने जाता है फिर ये कहा जाता है भावुक है, फिर प्रधानमंत्री का चेहरा आ जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री अब इतना समय वहां पे गुजारने वाले हैं, गुजरात में प्रचार करेंगे, पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं, बीजेपी की पूरी इलेक्शन मशीनरी वहां पे जुट जाएगी। वैसे तो उस लिहाज से कितना असर पड़ता है? ये तो तमाम सूचकांक वगैरह हम लोग गिनाते रहे। देखो निधि, अर्बन एरियाज में बीजेपी ताकत लगा के वो अपने कैंडिडेट्स भी बदल देती है। अहमदाबाद सिटी की 21 सीट है, उसमें से सीएम भूपेंद्र भाई और जगदीश पंचाल जो मिनिस्टर है, 2 को छोड़ के बाकी सब बदल डाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कोरोना के बाद उनको लगा कि गुजरात में एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है, सब कैबिनेट मिनिस्टर और सीएम को बदल डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बीजेपी ताकतवर है, रैंक है, फाइल है, संगठन की ताकत है। आलोक जी लास्ट वर्ड आपको दूंगी। लेकिन इश्यू क्या हुआ? इश्यू क्या हुआ कि ये सब तो उन्होंने बदल डाला। रूरल में उनको लगा आदिवासी क्षेत्र में पीछे है, तो मोदी जी ने सबसे पहली रैली आदिवासियों के कपराड़ा विस्तार में कहा, और कि मेरी शब्दावली में सबसे पहले ए फॉर आदिवासी है। तो बीजेपी अभी आदिवासी एरिया में काफी काम कर रही है, रूरल एरिया में काफी काम कर रही है, और इलेक्शन कितनी शिद्दत से लड़ना है वो बीजेपी से सीखना चाहिए। आलोक जी जल्दी से 20 सेकंड। जी आलोक मोदी जी की लोकप्रियता है। जी आलोक जी, केवल विकास की बात कर रहे हैं कि कहाँ है विकास? हो तीसरी मंजिल पे सूरत में 24 बच्चे ट्यूशन सेंटर में झुलस के मर गए, एक पीढ़ी नहीं थी इनके पास। कहाँ है विकास? वो देखा है आपने, वो सूरत की जो सौदागर की भट्टी थी गलकर गिर गई कोरोना में, और इनके प्रदेश अध्यक्ष रेमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी कर रहे थे। अब मोरबी का एग्जाम्पल पूरा देश देख रहा है सबके सामने। कोरोना का जिस तरह से मिसहैंडलिंग हुआ और भ्रष्टाचार जिस तरह से व्याप्त है, एक हॉस्पिटल का नाम नहीं बता पाएंगे अनिल जी जो मोदी जी ने बनाया और सरकारी जमीन पर हो, और एक यूनिवर्सिटी का नहीं बता पाएंगे, और अगर बता पाए तो मैं बैठने को तैयार हूँ, बता दीजिए ना। चलिए आप तमाम लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ेगा और फिलहाल आए दिन हम इसकी बात करेंगे, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से आज से गति पकड़ ली है गुजरात के चुनावों ने। 15 नवंबर यानी मंगलवार से मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पीएसए एक्ट लागू हो गया। पीएसए यानी द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसे हिंदी में पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कहा जाता है,
1996 में बना ये कानून जनजातीय इलाकों के कुदरती संसाधनों पर वहां की ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के शहडोल में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहीं। उधर कांग्रेस ने भी आदिवासियों को जोड़े रखने के लिए राहुल गांधी की यात्रा के दौरान टंट्या भील की जन्मस्थली पर भारत जोड़ो यात्रा का एक पड़ाव रखा है, जहां राहुल गांधी आदिवासियों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। 1996 में कांग्रेस ने पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून बनाया। कई राज्यों और 26 साल बाद ये मध्य प्रदेश में लागू हो गया। वैसे मध्य प्रदेश पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था। मुख्य तौर पर पेशा एक्ट की 3 प्रमुख बातें हैं। जल, जंगल, जमीन। हर साल पटवारी को गांव जमीन का नक्शा खसरा नकल गांव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा, जिससे रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न हो सके। गड़बड़ी होने पर ग्राम सभा को उसे ठीक करने का अधिकार होगा। किसी योजना के लिए जमीन लेने के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होगी। रेत खदान, गिट्टी पत्थर के ठेके देने हैं या नहीं, ये भी ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा तालाबों का प्रबंधन करेगी। वनोपज का संग्रहण एवं न्यूनतम मूल्य निर्धारण करेगी। मनरेगा के पैसे से कौन सा काम कराया जाए, ये भी ग्राम सभा ही तय करेगी। छोटे झगड़े सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। जनजातीय क्षेत्र में किसी थाने में FIR दर्ज होने पर इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, आश्रम शालाएं, छात्रावास के निरीक्षण का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। ग्राम सभाएं आदिवासी क्षेत्र में लेबर का रोस्टर बना सकेंगे। ग्राम सभा अवैध साहूकारी रोक सकती है। ग्राम सभाएं शराब की बिक्री और उसकी जगह भी तय कर सकती हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी तांतिया भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर जाएंगे, जहां जनसभा में निमाड़ के 3 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों से 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इन तमाम भाव भंगिमाओं को लेकर बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर आदिवासियों की उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं। हम तो ये उम्मीद करते ही नहीं है कि वो कार्यक्रम की किसी की तारीफ करेंगे। वो जब जनजाति गौरव दिवस की आलोचना कर सकते हैं तो स्वसहायता समूहों की आलोचना में कितनी दिक्कत है। वो जब महान भारत को बदनाम भारत कह सकते हैं तो ये तो स्वसहायता समूह है, इनमें क्या दिक्कत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे नहीं, और नुकसान ही होगा। ये जिसकी तारीफ भी करते हैं ना, भस्मासुर की तरह हैं। 18 साल हो गए, क्यों सोती रही सरकार? ये केवल नाटक नौटंकी है। पेशा कानून की मूल भावना को ही तोड़ मरोड़ कर नियमों में परिवर्तन करके इसे बिल्कुल इसका कानून का महत्व खत्म कर दिया इन लोगों ने। वैसे दोनों दलों की इन भाव भंगिमाओं की एक वजह भी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 1,53,00,000 है। देश में सर्वाधिक 21% आदिवासी मध्य प्रदेश में है, जो देश में कुल आदिवासी जनसंख्या का करीब 14% है। विधानसभा की 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में बीजेपी ने जिसमें से 29 जीती थीं। 2013 में आंकड़ा बढ़ा, 31 आदिवासी विधायक बीजेपी से जीते, लेकिन 2018 में 47 आरक्षित सीटों में बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें मिली। इसके अलावा 84 सीटें ऐसी भी हैं जहां आदिवासी जीत और हार का अंतर तय करते हैं। ये सारे महापुरुषों की तस्वीरें जनजातीय गौरव दिवस, इसके सामाजिक मायने तो हैं ही, सियासी मायने भी कम नहीं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 आरक्षित सीटें हैं और इन्हीं सीटों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार और जीत का फासला तय किया था। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।